नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और कमोडिटी मार्केट में हम बात करेंगे बाकी स्ट्रैटेजीज पर तो, लेकिन शुरुआत करेंगे गेहूं के साथ, जिसको लेकर बड़ी खबर अब से कुछ ही देर पहले आती हुई दिखाई दी है। दरअसल अब गेहूं की जो स्टॉक लिमिट है वो 1000 टन से घटाकर 500 मेट्रिक टन कर दी गई है। क्यों की गई है, क्या असर होगा, इन सब कदमों से भाव में क्या गिरावट दिखेगी, इन सब पर बातचीत करते हैं। शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स के ओनर अजय गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, लगातार सरकार की नजर बनी हुई है और इसीलिए हमने पिछले एक साल में 3000 टन से 2000 टन और 2000 टन से फिर 1000 टन के स्टॉक लिमिट आते हुए देखी और अब सीधे जो लिमिट है उसे घटाकर 500 टन कर दिया गया है। क्या इसके पीछे वजह क्या देखते हैं? क्या सरकार को कहीं ना कहीं आशंका है कि इसकी होर्डिंग हो रही है तब ये घटाई गई है? कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? नहीं, ऐसे कोई होर्डिंग नहीं हो रही है। जो स्टॉक था स्टॉकिस्ट के पास वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अब हम एंड ऑफ द सीजन पे आ गए हैं। करीबन 1.5-2 महीने में तो नई फसल आ जाएगी। तो सरकार ने जो है दरअसल प्रो रेटा जो है हर क्वार्टर में इस लिमिट को घटाया है और जब जुलाई में लगाई थी लिमिट उस समय 3000 टन थी। तो अब जो है मेरे ख्याल से आप होली के आसपास जो है नई फसल भी आ जाएगी। तो इसके लिए अभी स्टॉकिस्ट के पास इतना स्टॉक भी नहीं है और बाजार भी नियंत्रण में है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ओएमएसएस में अपना जो क्वांटम है उसको बढ़ा देगी अभी। ओके। इनफैक्ट ओएमएसएस को तो हमने काफी अच्छा रिस्पांस आते हुए देखा है और 80 लाख टन ऑलरेडी गेहूं की बिक्री हो चुकी है। 1 करोड़ टन के आसपास का टारगेट भी था जो कि 31 मार्च तक था। हम सुबह भी बातचीत कर रहे थे इस मुद्दे पर और एक्सपेक्टेशन से ही है जिस तरीके का बेहतर रिस्पांस मिला है, हो सकता है ये जो लक्ष्य है वो 31 मार्च से की बजाय मार्च के पहले हफ्ते में पूरा होता हुआ दिखाई दे। कितना लगता है आपको फिलहाल की स्थिति को देखते हुए इन दोनों डिसीजंस के बेसिस पे कि सरकार एलोकेशन उस तरफ बढ़ा सकती है? हाँ, तो मेरे ख्याल से 2 मिलियन टन जो है अभी और सरकार देगी और पहले हफ्ते मार्च में मोस्टली लास्ट टेंडर हो जाएगा या हो सकता है मिड मार्च में। तो सरकार किसी को तो गेहूं की पूर्ति करनी पड़ेगी बाजार में। अगर बाजार में गेहूं नहीं है तो सरकार ओएमएसएस द्वारा उस क्वांटम को थोड़ा बढ़ा के जरूर करेगी, क्योंकि बाजार में उछाल नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट का यही मकसद है। इसके लिए जो है बाजार को स्क्वीज आउट कर रही है और बाजार वैसे भी नियंत्रण में है। भाव पर बात करेंगे जी, लेकिन उससे पहले एक चीज और, जैसे अब नई फसल आना शुरू हो जाएगी, किस तरीके की यील्ड्स एक्सपेक्टेड हैं? हाल ही में हालांकि जो भी रिपोर्ट्स आई हैं अनुमान तो ये लगाया जा रहा है हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यहाँ पर 7 से 10% वीट की यील्ड में इजाफा ही हो सकता है। आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल यील्ड के नंबर्स? देखिए, मौसम अभी तक जो है साथ दे रहा है और ऐसे ही अगर कुछ दिन और साथ दे और थोड़ा सा लंबा सा विंटर हो जाए और ये चलता रहे और जल्दी से हीट नहीं पड़े और गर्मी भी जो है ज्यादा नहीं पड़े, तो जरूर जो है यील्ड में इजाफा होगा। और कितना होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन डेफिनेटली बेटर देन लास्ट ईयर यील्ड होने की उम्मीद है। प्राइसेस जैसे आपने कहा कंट्रोल में रहेंगे, क्या एक्सपेक्ट करें रेंज प्राइसेस की? क्योंकि कहीं ना कहीं कदम ये जो सब उठाए जा रहे हैं उसके पीछे नियत यही है कि इन्फ्लेशन ना बढ़े, वीट का प्राइसेस अंडर कंट्रोल रहे। कंसीडरिंग जो स्टेप सरकार उठा रही है, जिस तरीके की यील्ड एक्सपेक्टेड है, प्राइसेस कैसे रह सकते हैं यहाँ से आगे जाते हुए? मेरे ख्याल से तो जो है अभी कोई तेजी का जो है रुख बन नहीं सकता और जो जहां पर जो रेंज में बाजार चल रहे हैं, मेरे ख्याल से 2600 से 3000 रुपया डाउन साउथ चल रहा है, उसी रेंज के अंदर जो है बाजार रहने, अच्छे मालों के बाजार रहने की उम्मीद है। इसमें सिर्फ एक ये है कि जो सरकार ज्यादातर ओएमएसएस में बेचती है गेहूं, वो मालवराज वैरायटी बेचती है जो मिलर्स के ज्यादा काम नहीं आती। वो बहुत ही कम ब्लेंड कर पाते हैं, इसलिए उनको खुले बाजार के गेहूं पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ओके, चलिए शुक्रिया अजय जी इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो सरकार ओएमएसएस में अतिरिक्त सप्लाई कर सकती है। 500 मेट्रिक टन जो स्टॉक लिमिट अब सरकार ने की है, उसके पीछे होर्डिंग की पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, बट क्योंकि स्टॉक भी ट्रेडर्स मिलर्स के पास कम है इसलिए ये लिमिट रिड्यूस की गई है, ऐसा अजय जी बताते हुए। प्राइसेस इन रेंज ही रहेंगे, यहाँ से प्राइसेस बहुत गिरेंगे या तेज होंगे इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा किस तरीके की यील्ड्स निकल कर आती हैं। तो ये तो बात हुई चलिए वीट की। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हल्दी की। हल्दी ने 2023 में 70% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं और बाजार मान रहा है कि इस साल भी उत्पादन कम ही रहेगा और दाम बढ़ेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि बाजार को उत्पादन में गिरावट क्यों दिख रहा है और गिरावट के बाद कितने उत्पादन की उम्मीद है? घरेलू और एक्सपोर्ट्स
डिमांड कैसी नजर आ रही है, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ अमर अग्रवाल फूड्स के प्रोपराइटर अंकित अग्रवाल मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स भी हैं, मोतियाल ओसवाल के सीनियर वीपी नवनीत दमानी और साथ ही एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन बात करें अगर हल्दी की, तो इस साल हल्दी की बुआई तो घटती हुई दिखाई दी है 20% के आसपास, जिस तरीके की रिपोर्ट्स हैं, और इसी कारण की वजह से हमने तेजी टर्मरिक के प्राइसेस में आते हुए देखी है। सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि किस तरीके के फंडामेंटल्स फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अंकित, पहले तो इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये कि जो नई क्रॉप की हार्वेस्टिंग है वो भी डिले हुई है, जो एंडिंग स्टॉक्स है उसकी पोजीशन भी टाइटर है, जिसकी वजह से हमने टर्मरिक में वापस से स्ट्रेंथ रिगेन होते हुए देखी है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वजह है कि प्राइसेस में हमने लगातार सपोर्ट आते हुए देखा है। गुड इवनिंग मनीषा जी। मनीषा जी, जैसे कि आपने कहा, काफी वॉलेटाइल रहे हैं हल्दी के प्राइसेस ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। ये जो रैली है वो 67-68 से शुरू हुई थी, जो ऊपर में 180 चली गई थी, और इन दिसंबर इट कंसोलिडेटेड अराउंड 120। तो ये तो हो गई लास्ट ईयर की बातें। अगर मैं 2024 की बात करूं तो प्राइसेस लाइक यू सेड हैव बीन स्टेबल अराउंड द 140-160 रेंज, और अब मार्केट कहीं ना कहीं इन लेवल्स को लेके कंफर्टेबल भी हो गया है। जो 3 मेजर कल्टीवेटिंग स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तीनों में ही जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है 20-25% क्रॉप का शॉर्टेज है। और एक और फैक्टर है जो अब काफी मेजर रोल प्ले कर रहा है, वो ये है कि फार्मर्स को इन रेट्स में सोइंग में बहुत इंटरेस्ट है। दे डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेट क्रॉप्स, सो फार्मर्स इन ऑल द 3 स्टेट्स आर वेरी इंटरेस्टेड इन सोइंग टर्मरिक, और इसके वजह से हमें लगता है कि एन एडिशनल 10% ऑफ द क्रॉप कैन गो फॉर फीडिंग पर्पसेस ऑल्सो। तो अगर मैं समराइज करूं तो मुझे अब ये लगने लगा है कि सीजन में अराइवल्स का प्रेशर रहेगा ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो हो सकता है कि प्राइसेस आर अंडर सम प्रेशर एंड वी मे सी 140-135 लेवल्स अगेन। बट ओवरऑल जैसे जैसे मार्केट को ये रियलाइजेशन हिट होगा कि सेकेंड हाफ में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ शॉर्टेज, तो प्राइसेस अगेन स्टेबलाइज हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट को स्ट्रेंथ मिलेगा। ओके, तो यानी ऊपर नीचे दोनों की तरफ सपोर्ट देने वाले फैक्टर्स फिलहाल हल्दी के लिए बने हुए हैं। अच्छा, फिर डोमेस्टिक डिमांड यहाँ से आगे के लिए कैसी नज़र आ रही है, पहली चीज़। दूसरा ये, अगर हम एक्सपोर्ट्स देखें तो रिसेंट मंथ्स में हमने एक्सपोर्ट स्लो डाउन हुए हैं। अब यहाँ से एक्सपोर्ट्स को लेकर के एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्या यहाँ से इम्प्रूव होंगे गोइंग फॉरवर्ड? मनीषा जी, जब भी कोई कमोडिटी के प्राइसेस एक सर्टेन मतलब ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हैं, ऐसा यूजुअली देखा गया है कि कुछ ना कुछ डिमांड डिस्ट्रक्शन रहता है ऊपर के लेवल्स में। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड विद टर्मरिक ऑल्सो। प्राइसेस जो 70-80 के लेवल में थे, ऑल ऑफ अ सडन वो 150 के प्राइसेस हो गए, तो मार्केट वाज नॉट दैट कंफर्टेबल। बट जैसे जैसे ये लास्ट 6 मंथ्स में शॉर्टेज दिखी है, माल adequate sufficient quantities में नहीं मिल रहा है, like I said, market is getting comfortable at these levels। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब जैसे जैसे शॉर्टेज बनेगी मार्केट में, मार्केट वुड अडेप्ट टू द चेंज, एंड इसमें एक रैली हम और भी देख पाएंगे शॉर्ट टर्म में। लाइक आई सेड, इन नेक्स्ट 2 मंथ्स बिकॉज ऑफ द अराइवल प्रेशर, बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है ट्रेडर्स को, इसके वजह से हो सकता है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन हमको देखने को मिले। बट ओवरऑल थोड़ा सा शॉर्ट में नहीं रहते हुए बुलिश व्यू ही रखना चाहिए ट्रेडर्स को और एक्सपोर्टर्स को। और जहां तो क्या तो अंकित एक सेंस आप दे पाएंगे कितना क्या हाँ आप देख रहे हैं प्राइसेस नियर टर्म के बाद प्राइसेस कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि जिन फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो लोअर प्रोडक्शन हो, सोइंग के लिए क्रॉप का जाना क्यों ना हो। तो ऐसे में अगर हम स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक लेके समझे अराइवल्स के प्रेशर के बाद, फिर आप प्राइसेस कैसे देख रहे हैं आगे जाते हुए? मनीषा जी, जैसे कि मैंने कहा, आई एम सीइंग द बॉटम फॉर्मिंग अराउंड 125-130 लेवल, इफ एट ऑल दोस प्राइसेस कम, वरना 140 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहेगा। और इन द मीडियम टर्म व्यू अगर हम देखें तो अगर शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है और अगर समझ लो कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में बाई चांस शुरू हो जाती है, तो लेवल्स ऑफ 180, 200, 210 are very much possible this year in turmeric, क्योंकि this would again I would say this would again depend on the domestic and the export demand, but दोनों ही डिमांड अभी ऐसा लगता है कि पाइपलाइन खाली होने की वजह से अच्छी रहेगी अगले 6 to 8 मंथ्स के लिए। और टर्मरिक के प्राइसेस like I said, we can expect the prices to touch 180, 200 sometime in the next 8 to 10 months. ओके, तो 180 to 200 तक जा सकते हैं प्राइसेस पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो। क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन आपसे अंकित, कितना यील्ड रह सकता है, कितना कम रह सकता है यील्ड ओवरऑल?
अभी जो इनिशियल अराइवल्स आ रही है निजामाबाद में, सांगली में, उसको देखते हुए यील्ड काफी अच्छी लग रही है। यूजुअली क्या होता है मनीषा जी, जब क्रॉप के प्राइसेस अच्छे मिलते हैं फार्मर्स को, तो दे टेक केयर ऑफ द क्रॉप वेरी वेल। ऑफ कोर्स शॉर्टेज है इन एकरेज, इन सोइंग नंबर्स, दैट इज अ फैक्ट, बट जो क्रॉप है, जो स्टैंडिंग क्रॉप है, दैट इज एक्सेप्शनली गुड, और यील्ड के नंबर्स मेरे को लग रहा है कि काफी अच्छे ही रहेंगे। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन यील्ड एनीवेयर। फार्मर्स हैव टेकन केयर ऑफ द क्रॉप वेरी वेल, और जो यील्ड आने वाली है, जितना भी एकरेज है उसका जो यील्ड आएगा, दैट वुड बी वेरी नाइस। देयर इज नो डाउट इन दैट। ओके, चलिए, थैंक यू अंकित अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर, और ये टर्मरिक पर राय आपको मिली है। भूपेश शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेश, क्या राय है आपकी टर्मरिक पर? आपने सुना पूरा कॉन्वर्सेशन जो हुआ अभी अंकित के साथ, जहां पर अराइवल्स, यील्ड्स और साथ ही साथ डिमांड आउटलुक पर चर्चा हुई। क्या राय है आपके इन स्तरों से भाव पर? जी नमस्कार मैम, शो पर शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा विचार रहेगा कि हल्दी अभी बहुत बड़े जोन में ट्रेड कर रही है, जो कि जोन इसका लगभग 14,000 से लेके और 16,500 के बीच में अभी पिछले 2 हफ्ते से ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में भी ये रेंज और बड़ी हो सकती है, जिसमें कि नीचे में 12,500 से लेके 18,000 तक की रेंज देखी जा सकती है। तो नीचे में हल्दी वायदा जहां भी 13,500 या 14,000 के आसपास कहीं भी मिलता है, वहां खरीदारी करके इसमें बिकवाली करनी चाहिए, अन्यथा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, और साथ ही बाकी स्पाइसेस पर राय क्या है, फिर चाहे वो जीरा हो या कोरिएंडर? भूपेश जी, मेरे को अगर बाकी के जो 2 मसाले हैं उसमें मेरे को कोरिएंडर धनिया का लेना काफी अच्छा लगता है। अप्रैल का धनिया लेना चाहिए, और अप्रैल का धनिया अभी 5800 के 7800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 7800 के आसपास का धनिया लेकर इसमें 7350 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 8000 और 8250 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं आने वाले समय में। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए स्पाइसेस पर। और टर्मरिक, कोरिएंडर हालांकि आज के सेशन में फ्लैट ट्रेड कर रहा है। हमने टर्मरिक के प्राइसेस में इनफैक्ट हाल फिलहाल में वापस से तेजी बनते हुए देखी है, जिसका जिक्र अभी अंकित भी कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बाकी कमोडिटीज़ पर नजर डालें तो आज के सेशन में अगर एग्री कमोडिटी पैक की ही प्रिसाइसली बात करें तो ग्वार पैक में कोई खास एक्शन नहीं है। लगातार जिस तरीके के ट्रेंड्स हमने रिसेंट टाइम्स में देखे हैं, उसी तरीके का रिएक्शन है। एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेडिंग है, लेकिन थोड़ी बहुत बाइंग कहीं देखने को मिल रही, तो वो कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक में है आज के कारोबार में। प्रिसाइज स्ट्रैटेजीज लेंगे, लेकिन उसके अलावा अब पहले बात कर लेते हैं ट्रेडिंग पिक्स की। हमारे साथ नवनीत दमानी बने हुए हैं। नवनीत, पहले तो बताइए आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? सर दीपाली जी, लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा कि गोल्ड में थोड़ा सा एक दबाव का माहौल बना हुआ है, बट चांदी जो है वो गोल्ड से ज्यादा करेक्ट कर गई है। मुझे लगता है कि फॉलो अप सेलिंग गोल्ड में आना ड्यू है, तो आज के सत्र में थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ चलना चाहूंगा। 60 to 600 के आसपास सेल करके चला जा सकता है। 60 to 800 का आप स्टॉप लगाएं, 60 to 200 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस में हमने एक काफी अच्छी रेंज शिफ्ट होते हुए देखी है। पहले हम लास्ट कुछ महीनों में देख रहे थे कि क्रूड ऑयल 5900 और 6200 ऑन द हायर साइड, ये रेंज में ट्रेड करता। अब वो रेंज ऊपर के दायरे में शिफ्ट हो रही है, जहाँ पे रेंज नीचे के साइड पे 6100, ऊपर में 6400 के आसपास हो सकती है। अब मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस को बाय करके चलना चाहूंगा 6150 के आसपास। आप स्टॉप लगाए 6080 का, 6250 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। भूपेश, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं? जी, मुझे क्रूड ऑयल खरीदारी करना समझ आता है। 6150-40 के आसपास क्रूड में खरीदारी करनी चाहिए। 6100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 6250 और 6290 के लक्ष्य संभावित रहेंगे शाम के साथ। ओके, तो कच्चे तेल पे ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक पर कुछ और कमोडिटीज पर करेंगे बातचीत। चलो वापस आते हैं। 60 डिग्री, नवनीत दमानी, भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और स्ट्रैटेजीज की, और एक राय ले लेते हैं बेस मेटल पैक पर, जहां पर गिरावट हमने देखी है। नवनीत, कैसे देख रहे हैं पूरा ही पैक यहाँ से, और कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज बेस मेटल्स में से आपके? दीपाली, लास्ट कुछ दिनों में काफी स्ट्रगल देखने मिली है बेस मेटल पैक में, और टाइम एंड अगेन जब बाउंस हुआ है वहां पर एक फॉलो अप सेलिंग ही आई है। मुझे लगता है कि आज के सत्र से चाइनीज हॉलीडे शुरू हो गई है, और अगले 7 दिनों तक चाइनीज मार्केट सेट रहेंगे, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का रुख यहाँ पे छा सकता है। बट नेवरदलेस जो अंडरलाइंग टोन है वो अभी भी नेगेटिव है। इनफैक्ट वहाँ के जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं वो भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि चाइनीज इकोनॉमी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बेटर देन एक्सपेक्टेड हो सकती है, वो अभी भी वीकनेस ही दिखाते हैं, नजर आ रही है।
यहाँ पर कॉपर और जिंक दोनों में एक नेगेटिव बायस पोर्ट्रे हो रहा है। कॉपर 714 के आसपास आए तो आप सेल कर सकते हैं, 717 का आप स्टॉप लगाइए, नीचे में 709 705 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ जिंक प्राइसेस में भी एक हेल्दी करेक्शन देखने मिला और टेक्निकल पैरामीटर्स एलएमई पे ब्रीच हुए। यहाँ से करीब 214 215 के आसपास मिले तो सेल किया जा सकता है। आपको नीचे में वापस 205 203 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। भूपेश, आपको ट्रेड लेंगे क्या बेस मेटल से? जी, मुझे करंट भाव पर भी जिंक बेचना समझ आता है और जिंक में बिकवाली करनी चाहिए। अभी 214 रुपए 40 पैसे पर 216 रुपए 50 पैसे के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 212 रुपए 30 पैसे और 211 रुपए के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, और इसके अलावा अगर एग्री कमोडिटी पैक में देखें तो कॉटन सीड ऑयल केक पर आपके क्या सजेशन है भूपेश? जी, मुझे कॉटन सीड ऑयल केक में लेना समझ आता है। अभी बाजार 2520 रुपए के आसपास चलता है और मार्च वायदा, और इसमें खरीदारी करनी चाहिए जिसका स्टॉप लॉस 2490 के नीचे का रहेगा और अपसाइड में आपके 2560 और 2590 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, तो ये रही कॉटन सीड ऑयल केक पर 2482 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक रहे ग्वार पैक पर भी ले लेते हैं, जहां पर हम वापस थोड़ी सी नरमी ही देख रहे हैं। कोई सिर्फ एक बहुत टाइट रेंज है जहां पर हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं इन दोनों में ही। भूपेश, आप कमेंट्स ग्वार गम ग्वार सीड दोनों पर? ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों वायदा काफी बहुत छोटी रेंज में और बहुत लैकलस्टर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहे हैं पिछले काफी दिनों से। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी इनकी रेंज एक बार यही बरकरार रहेगी 5310 से लेकर और 5420 तक। आइदर साइड के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आने पर ट्रेड किया जाए तो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। और ग्वार गम की बात करें तो 10,200 से लेकर 10,450 तक की रेंज बनी हुई है और ये रेंज पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बनी हुई है। तो आइदर साइड के ब्रेकआउट हो और तब ट्रेड किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, अच्छा, एक राय सिल्वर पर भी ले लेते हैं। गोल्ड पर तो चर्चा हुई ही है, लेकिन सिल्वर में भी गोल्ड की तरह नरमी ही देखने को मिली है। प्राइसेस एक रेंज में रहे हैं। नवनीत, क्या राय है आपकी सिल्वर पर? कल के सेशन में हमने सिल्वर प्राइस को लगभग 70,000 के आसपास आते हुए देखा था, पर आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने मिल रहा है, थोड़ा रिबाउंड आया है प्राइसेस में नीचे के लेवल से। मुझे लगता है कि यहाँ से रिबाउंड 300-400 रुपए और एक्सटेंड हो सकता है, जो प्राइसेस को 70,700-800 तक ले जा सकता है। बट ओवरलाइन अंडरलाइन टोन अभी भी नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पर नहीं बल्कि 300 रुपए बाउंस पे सेल करना चाहूंगा 70,700 के आसपास। 71,200 का आप स्टॉप लगाइए एंड वापस 70,000 के नीचे के भाव आपको 2-1 दिनों में देखने मिल सकते हैं। इसलिए सिल्वर सेल रैली की स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए सिल्वर पर 70,000 के आसपास फिलहाल भाव कारोबार करते हुए। शुक्रिया भूपेश और नवनीत, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक, ब्रेकर्स पर आवाज समाचार। नमस्कार।